गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का जो हमारा ज्योग्राफी है, भूगोल का, आज हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं। पहला और दो प्रश्न लेकर के आए हैं दीर्घोत्तरीय का, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो आप जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नया है, जो नया देख रहा है, वो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जा कर के सर्च करना है ग्लोबल स्टडीज लाइव, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको समय पर हमारा जो वीडियो जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करा रहा है उससे संबंधित जो भी वीडियो सभी विषय का आपको समय पर मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे हैं अभी जो नया जुड़े हैं हमसे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहे। हम लोग हमारा जो चैनल है ग्लोबल स्टडीज़, वह इंटर और मैट्रिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में बिहार बोर्ड का, उसका हम लोग तैयारी करा रहे हैं बिल्कुल फ्री में सभी बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। इससे पहले भी हमारा बहुत सारा वीडियो है सभी विषयों का, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ दीर्घोत्तरीय है, सबको आप चैनल पर देख सकते हैं और अपना तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको चैनल पर ये स्पेलिंग, जो हमारा चैनल का नाम है ग्लोबल स्टडीज़, उस पर चैनल पर जाकर के आपको ग्लोबल स्टडीज़ लाइव सर्च करना है और हमारे चैनल पे जुड़ जाना है। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th का विषय भूगोल यानी ज्योग्राफी का हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी जो 5 अंक का आता है, उस क्वेश्चन के लिए हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वह हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारतीय कृषि पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? यानी हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति पे ये क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या है और भारतीय कृषि पर हरित क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो इसमें देखेंगे हम लोग, आंसर है। और आप सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, सभी बच्चे जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। भारत में खाद्यान्न फसलों जैसे कि गेहूं, चावल, जो खाद्यान्न फसल है, भारत में खाद्यान्न फसलों के आशातीत वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता को हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। स्वामीनाथन एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे, जो जिनका कृषि हरित क्रांति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और इसको लाइन बाय लाइन आप लोग याद उतार लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके, और अपना जो भी है ये जो लिखा हुआ है खुद के राइटिंग से लिखा हुआ है, ये जिस तरह से हम लिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से ढंग से रिवाइज कर करके याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही सटीक आंसर है। ऐसे लिखने से आपको फुल मार्क्स की संभावना अधिक होती है। तो क्या स्वामीनाथन क्या है? भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं। वर्ष 1966-67 में स्वामीनाथन के नेतृत्व में कृषि में उन्नत HYV का मतलब होता है, HYV का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी, यानी वैसा किस्म जो बहुत अधिक उत्पादन देने में सक्षम हो, यानी HYV बीज आता है, उन्नत किस्म का बीज आता है। तो 1966-67 में जिस समय भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण बहुत ज़्यादा था और कृषि का स्थिति बहुत ही दयनीय था, क्योंकि यह तकनीक अच्छा नहीं था, हमारे पास अच्छे बीज नहीं थे। तो उस स्थिति में जो हमारे कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, उनके नेतृत्व में कृषि में उन्नत HYV किस्म के बीज, उसके बाद रासायनिक उर्वरक, सिंचाई एवं आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में आशा से अधिक यानी भारी उत्पादन संभव हुआ, जिससे देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया।
खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लाइन बाय लाइन आप लोग को लिखना है। उसके बाद देखते हैं कि आत्मनिर्भर होने के कारण भूखमरी एवं कुपोषण में कमी आई। जैसे देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ तो क्या हुआ कि भारत के जो नागरिक थे, जो लोग थे, भूखमरी और कुपोषण में क्या हुआ, कमी आई। बच्चों में खासकर ये कुपोषण बहुत अधिक था तो उसमें कमी आई। भूखमरी गरीबी में भी कमी आई। आगे देखते हैं हरित क्रांति से लाभ, यानी हरित क्रांति से क्या क्या लाभ हुआ था। तो हरित क्रांति से लाभ जो देखेंगे, पहला पॉइंट है लाभ का हरित क्रांति का। हरित क्रांति के कारण देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, सबसे बड़ा लाभ था। इससे पहले हम खाद्यान्न के मामले में यानी भोजन संबंधी आवश्यकता के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था। भोजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और ये दूसरे देशों से भोजन के लिए गेहूं, चावल, मक्का जो भी खाद्यान्न फसल था वो आयात किए जाते थे, महंगे कीमत पर खरीदे जाते थे और उसकी गुणवत्ता जानवरों को खाने जैसा था। यानी जो हम खरीदते थे विदेशों से, हमारे देश की सरकार अधिक खर्च करने के बाद भी उसका जो क्वालिटी था, गुणवत्ता था, वह बहुत ही खराब था। जो जानवरों को खिलाने लायक था वो हमारे देश को बेचा जाता था दूसरे देशों के द्वारा। हमारा देश मजबूर था उस समय। लेकिन 66-67 के दौरान MS स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे भारत के, उनके अथक प्रयास से मैक्सिकन गेहूं का बीज का आयात किया गया था जो HYB वैरायटी का था, यानी हाई यील्ड वैरायटी था। और उसके साथ साथ यहाँ की जो कृषि व्यवस्था में जो सिंचाई और सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग किया गया, जिसके कारण उत्पादन बहुत ही अधिक हुआ। यानी जितना आशा किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, हमें इस वर्ष इतना उत्पादन होगा, उससे भी अधिक उत्पादन हुआ, यानी आशातीत वृद्धि हुआ उत्पादन में। और इसके कारण क्या हुआ कि हम क्या हो गए, खाद्यान्न के मामले में क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। दूसरा है भूखमरी एवं कुपोषण में कमी आई। यानी जो भारत के जो लोग जो गरीब तबके के थे या मध्यम वर्ग के थे, उन्हें भोजन की पूर्ति सही मात्रा में सही समय पर हुई, भोजन उपलब्ध हुई, जिसके कारण भूखमरी और कुपोषण में, बच्चों में कुपोषण बहुत अधिक था, उसमें कमी आई। गरीबी में कमी आई। किसानों के आय में वृद्धि हुई और उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई। तीसरा देखते हैं किसानों के आय में वृद्धि हुई। चौथा, लोगों के जीवन स्तर में भी क्या हुआ, सुधार हुआ। तो ये क्या हुआ, मुख्य लाभ हुआ हरित क्रांति से। अब देखते हैं हानि, देखते हैं इसका। हरित क्रांति से हानि भी हुई थी कुछ। हानि क्या है वो भी देखते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई। यानी इसमें रासायनिक उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, इसके अधिक छिड़काव से पर्यावरण प्रदूषित हुई। विभिन्न प्रकार के रोगों का जन्म हुआ। ये सारी परेशानी होने लगी क्योंकि इसमें कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक जो है इसका अत्यधिक उपयोग हुआ था। दूसरा, मृदा क्षरण एवं जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, संकट उत्पन्न हुआ। मृदा क्षरण एवं जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हुआ। मृदा क्षरण या मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई। मिट्टी की जो पोषक तत्व में सोखने की क्षमता थी उसमें कमी आई। क्यों, क्योंकि रासायनिक उर्वरक का बहुत अधिक प्रयोग हुआ था। और जैव विविधता यानी बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतु कीटनाशक के प्रयोग से वो मर गए, खत्म हो गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। इस तरह से जैव विविधता पर भी संकट उत्पन्न हुआ। अगला, सिंचाई के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई। यानी सिंचाई भूजल के ही प्रयोग, नलकूपों के प्रयोग से ही सिंचाई व्यवस्था चालू की गई थी और अधिक सिंचाई के कारण जो भूमिगत जल था उसके अधिक दोहन के कारण भूमिगत जल का स्तर नीचे चला गया। जैसे जल संकट उत्पन्न होने लगा किसी किसी क्षेत्र में, खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का जो क्षेत्र था, जो खाद्यान्न के मामले में देश में उच्च स्तर के वहाँ पे कृषि होती थी, तो वहाँ पे उन क्षेत्रों में जो भूमिगत जल का स्तर था वो लेवल नीचे चला गया, जिससे जल की भी कहीं कहीं कमी हो गई। अगला, कृषि में प्रयोग होने वाले तकनीक छोटे किसानों के लिए महंगी साबित हुई। यानी कृषि के लिए जो सिंचाई व्यवस्था, उर्वरक, उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक
और जो मशीनरी था, ट्रैक्टर वगैरह जो भी उसमें यूज हुआ था, तो वो छोटे किसानों के लिए वो किसानों के पहुंच से बाहर था। ये सारी सुविधाएं बड़े किसानों के लिए था, क्योंकि उनके पास पूंजी था, वो उसको अफोर्ड कर सकते थे, खरीद सकते थे। लेकिन छोटे और मझोले किसान जो थे वो खरीद नहीं सकते थे, तो वो छोटे किसान और मझोले किसान इससे ज़्यादा लाभान्वित नहीं हुए। चलिए आगे देखते हैं, हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर प्रभाव। हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर प्रभाव। हरित क्रांति के बाद भारतीय कृषि पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें दो तरह के प्रभाव पड़े थे, एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक और दूसरा निगेटिव यानी नकारात्मक। दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े थे। तो देखते हैं क्या क्या है। हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं सकारात्मक प्रभाव में क्या क्या था, क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो पहला है, ए नंबर है, हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। दूसरा, फसलों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। तीसरा, सी नंबर, बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हुई। डी नंबर, भूखमरी, गरीबी एवं कुपोषण में कमी आई। ई नंबर, किसानों के आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ। तो ये सारी जो है क्या हुआ, सकारात्मक प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा लोगों के, भारतीय लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर, कुपोषित बच्चों पर, मध्यम वर्ग जो भी थे उन पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। तो नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, ए नंबर में, हरित क्रांति के कारण अधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न हुई, यानी ये पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। दूसरा, सिंचाई के कारण भूजल स्तर में कमी आई। तीसरा, हरित क्रांति का मुख्य लाभ बड़े किसानों को ही मिला, छोटे किसानों को लाभ नहीं मिल पाया। अभी बताए हैं, क्योंकि वो अफोर्ड करने के लिए उनके पास यानी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जो हाइब्रिड बीज आया था विदेश से, मैक्सिको से, वो खरीदने के लिए छोटे मझोले किसानों के पास पैसे नहीं थे। सिंचाई के साधन के लिए पैसे नहीं थे। उर्वरक खरीदने के लिए, रासायनिक खाद खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। कीटनाशक खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये पहुंच उनसे दूर था। उसके बाद देखते हैं कि डी नंबर, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई। अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्व सोखने की, जल धारण की क्षमता क्या हो, उसमें कमी आई, जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई। मिट्टी का क्षरण होने लगा, बंजर होने लगा जमीन। आज भी अधिकांश क्षेत्रों में भारत के अधिकांश मिट्टी जो है वह बंजर हो चुकी है और होने के कगार पर भी है। अगला है, जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हो गया, यानी जैव विविधता पर भी संकट उत्पन्न। अधिक कीटनाशक के प्रयोग से बहुत सारे जीव जंतु उससे प्रभावित हुए, मर गए, उनका अस्तित्व खत्म हुआ या अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। इस तरह से जैव विविधता पर भी संकट उत्पन्न हुआ। तो ये सब नकारात्मक प्रभाव हुआ किसका, हरित क्रांति का। कुछ भी होता है तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ता है पर्यावरण में। चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष इसका। तो इस प्रकार हरित क्रांति के कारण देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ तथा गरीबी, भूखमरी एवं कुपोषण में कमी आई। तो यह हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, हो गया हरित क्रांति से हरित क्रांति। अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, बिहार के कृषि आधारित किसी एक उद्योग के विकास एवं वितरण का वर्णन करें। यानी ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, बिहार कृषि से संबंधित है। बिहार में पहले आपको बता दें कि बिहार में कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग हैं, जिसमें गन्ना यानी चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है, खाद्यान्न फसलों से संबंधित मिल वगैरह जो भी है, फ्लावर मिल जो खुला हुआ है बिहार में, वो सब भी है। इसके अलावा जूट हो गया, ये सब जो है कृषि आधारित है। तंबाकू आधारित भी उद्योग है। इस तरह से जो भी कृषि आधारित उद्योग है, उन जो भी उद्योग है उसमें से किसी एक के बारे में आपको क्या करना है, उसके विकास और वितरण का वर्णन करना है। किसी भी जो भी आपको याद हो अच्छे ढंग से उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो हम अपना आंसर में चुने हैं
किसको? गन्ना उद्योग को चुने हैं, यानी शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग को शामिल किए हैं। ऐसे आप किसी को भी आप शामिल कर सकते हैं अपने आंसर में। हम यहाँ पे चीनी उद्योग को शामिल किए अपने आंसर में। तो इसका आंसर देखते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की लगभग 75% जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। बिहार में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गहन कृषि की जाती है, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न एवं नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात आया है कि गहन कृषि और नकदी, खाद्यान्न फसल और नकदी फसल। तो गहन कृषि का अर्थ है कि एक ही समय में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना, और या एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? गहन कृषि कहलाता है। और गहन कृषि उसी क्षेत्र में किया जाता है जहाँ पे मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी हो और उपजाऊ मिट्टी हो और जनसंख्या का घनत्व अधिक हो, क्योंकि भोजन की आवश्यकता के लिए, अधिक जनसंख्या के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमें अधिक से अधिक अनाज यानी जो खाद्यान्न फसल है उसका उत्पादन करना मजबूरी होता है, जरूरी होता है, आवश्यकता होती है। इसलिए उन क्षेत्रों में क्या होती है? गहन कृषि की जाती है। और बिहार जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में बहुत आगे है भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले, इसलिए यहाँ पे गहन कृषि से ही यहाँ पे खाद्यान्न की पूर्ति हो सकती है। तो गहन कृषि हो गया कि एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करना, या एक वर्ष के अंतर्गत 2 या 3 फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? गहन कृषि कहलाता है। दूसरा खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल जिसका उत्पादन हम खाने के लिए करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन, मसाला वगैरह जो भी है, क्या है? खाने पीने के लिए करते हैं, वो खाद्यान्न फसल है। नकदी फसल वैसा फसल जिसका उत्पादन हम बेचने के लिए, बेच करके आर्थिक आमदनी के लिए यानी पैसे कमाने के लिए उसका उत्पादन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नकदी फसल बोलते हैं। नकदी फसल में आता है गन्ना आता है, तंबाकू आता है, उसके बाद चाय है, रबर है, पटसन है, ये सारे आते हैं किसमें? नकदी फसल में, जिसको उत्पादन करके हम बेच करके क्या करते हैं? आमदनी करते हैं। तो ये जो है उत्पादन बिहार में इस तरह का उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं। आप लोग को बोले हैं कॉपी कलम लेकर के ही बैठिएगा और एक एक बात को आप लोग यहाँ से देख करके नोट कीजिएगा और एग्जाम में ये हूबहू इसी तरह से लिखिएगा, क्योंकि अपना से लिखा हुआ क्वेश्चन है, आपको एकदम सरल भाषा में और सटीक आंसर है। तो आप सभी लोग जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं उसको आराम से सुंदर से लिखिएगा और इसको बार बार रिपीट करके इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है बिहार के कृषि आधारित उद्योग। बिहार के कृषि आधारित उद्योग, इसमें कौन कौन आता है? तो गन्ना यानी चीनी उद्योग आता है, चीनी उद्योग आता है। उसके बाद खाद्यान्न, इसमें खाद्यान्न में आता है फ्लावर मिल, जिसमें गेहूं चावल इस सब का क्या किया जाता है? मिलों में परिष्कृत उत्पादन किया जाता है। धान से चावल, गेहूं से आटा, मैदा, सूजी, उसके बाद चोकर, ये वगैरह दलिया वगैरह किससे बनाया जाता है? गेहूं से बनाया जाता है, इसका भी इंडस्ट्री है। धान से चावल, विभिन्न प्रकार के चावल का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से चीनी उद्योग, खाद्यान्न उद्योग, उसके बाद जूट उद्योग है, तंबाकू उद्योग है, ये सभी जो है किससे संबंधित है? कृषि आधारित उद्योग है। तो यहाँ पे हम लोग किसको लिए हैं? चीनी उद्योग को लिए हैं। तो देखते हैं बिहार के कृषि आधारित उद्योगों में चीनी उद्योग यानी शुगर इंडस्ट्री। देखते हैं शुगर इंडस्ट्री क्या क्या है, इतिहास, इसका महत्व। तो चीनी उद्योग बिहार का सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। सर्वप्रथम 1841-42 ईस्वी में डच कंपनी, किसके द्वारा? डच कंपनी द्वारा बेतिया राज्य में चीनी मिल की स्थापना का प्रयास किया गया था, मतलब प्रयास किया गया, मतलब वह क्या हुआ था? सफल नहीं हुआ था। यानी 1841-42 में डच कंपनी के द्वारा बिहार के बेतिया राज्य में क्या किया गया था? चीनी मिल की स्थापना का प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। और यहाँ पे चीनी मिल स्थापित करने का सबसे बड़ा कारण था बिहार में कि बिहार का जो जलवायु था, मिट्टी था,
यहाँ का जो अनुकूल वातावरण था वह जो है गन्ना उत्पादन के लिए क्या था, बहुत ही अनुकूल था। यानी यहाँ पे गन्ना के उत्पादन के लिए सभी मौसम जलवायु जो यहाँ की जलवायु था, मौसम था, मिट्टी था, सभी यहाँ के लिए यहाँ जो है गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल था। इसलिए यहाँ पे गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता था। इसलिए डच कंपनी यहाँ पे सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी मिल की स्थापना करने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास सफल नहीं हो पाया। आगे देखते हैं। आगे चल करके 1930 ईस्वी में बिहार के मरहौरा में प्रथम सफल मिल की स्थापना हुई। कब हुआ? सबसे पहले सफल चीनी मिल की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई, जबकि असफल प्रयास 1841-42 में डच कंपनी ने किया था। 1841-42 के बाद भी फिर अंग्रेज जो अंग्रेजी कंपनी था, अंग्रेज, वो भी प्रयास किया था, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया था। और फाइनली 1903 ईस्वी में मरहौरा में क्या हुआ, इसकी स्थापना, सफल स्थापना हुआ। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के समय यानी 1947-48 की बात है। स्वतंत्रता के समय बिहार में कुल 33 चीनी मिलें थी। और पूरे भारत की बात करें तो आज़ादी के समय पूरे भारत में लगभग 52 चीनी मिल थी। कितना? 52 चीनी मिलें थी। कब? आज़ादी के समय, भारत जब आज़ाद हुआ था। इस 52 में से 33 अकेला सिर्फ बिहार में था। यानी समझ जाइए यहाँ पे कितना अच्छा चीनी उद्योग का भविष्य था, कितना इसको विकास किया जा सकता था। टोटल पूरे देश में 52 चीनी मिलें थी, उसमें से 33 चीनी मिल अकेला बिहार में था। इतना बड़ा यूनिट था बिहार में, जो वर्तमान में केवल 9 मिलें ही बची हुई है। यानी अभी की स्थिति में 2024-25 की बात करें तो अभी मात्र 9 चीनी मिल ही बिहार में बची है। चीनी उद्योग गन्ना आधारित उद्योग है। इस उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल गन्ना है। गन्ना की खेती के लिए बिहार में अनुकूल जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण चीनी उद्योग के विकास की संभावना अधिक है। यानी चीनी उद्योग का कच्चा माल अगर पूछा जाए क्या है तो क्या जवाब देंगे? वो गन्ना है, ईख है, गन्ना है। और गन्ना के उत्पादन के लिए बिहार का जलवायु सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पे गन्ना का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे चीनी मिल का भविष्य जो है बहुत अच्छा है, इसकी संभावना काफ़ी अच्छी है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में चीनी उद्योग के विकास एवं वितरण। चीनी उद्योग का क्या है, इसके विकास और वितरण देखते हैं बिहार में चीनी उद्योग का। तो बिहार में अधिकांश चीनी मिलें उत्तरी बिहार, विशेषकर कोसी नदी के पश्चिमी क्षेत्रों में स्थापित है। चीनी मिलें मुख्य रूप से चंपारण में दो चंपारण में, एक पूर्वी चंपारण है और एक पश्चिमी चंपारण है। ये दोनों की बात है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। उसके बाद सारण यानी छपरा जिला जिसे बोलते हैं, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा भी है, मधुबनी और दरभंगा इत्यादि जिलों में स्थापित है, जिसमें अधिकांश मिलें रुग्ण अवस्था में है। रुग्ण अवस्था का मतलब होता है या तो बंद, उत्पादन ठप हो गई है, उत्पादन उतना अधिक नहीं हो पा रही जितना होना चाहिए, या वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वह खत्म होने के कगार पर है, तो इसे क्या बोलते हैं? रुग्ण अवस्था में है, बंद पड़ी है, बंद होने के कगार पर है। तो बिहार में जितने भी अभी चीनी मिलें हैं उसकी सभी का दयनीय स्थिति है, लगभग सब जो है यही स्थिति में है। उसका नाश हो गया है चीनी मिलों का। बहुत सारे चीनी मिल है, जैसे वैशाली जिला की बात करें तो गुरौल पूरी तरह से बंद हो गई है, वहाँ पे कुछ और यूनिट लग गया है, सरकार के द्वारा लगा दिया गया है और चीनी मिल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसका मोतीपुर देखेंगे, रीगा देखेंगे, बहुत जगह जो चीनी मिल की स्थिति बहुत दयनीय है, खराब है। एक समय बिहार को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता था, शुगर बॉल बोला जाता था बिहार को, क्योंकि यहाँ पे 40% से अधिक भारत में चीनी का उत्पादन केवल बिहार से होता था। तो एक समय था कि चीनी उत्पादन में बिहार का बोलबाला था, और अब स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अधिकांश चीनी मिलें
रुग्ण अवस्था में चली गई है। चलिए अब देखते हैं चीनी मिलों के पिछड़ने का कारण। क्या क्या कारण है कि चीनी मिल पिछड़ चुकी है? तो पहला है गन्ना, किसानों को गन्ना का उत्पादन लागत अधिक होने एवं बिक्री मूल्य कम मिलने के कारण गन्ना की खेती करना छोड़ने लगे। यानी जो गन्ना के किसान थे उस समय जो खेती करते थे गन्ना का, वो किसानों को गन्ना की खेती का उत्पादन लागत अधिक होता था, यानी खर्च अधिक होता था गन्ना उत्पादन में, और जब वो बेचने जाते थे मिलों में, सरकारी मिलों में, तो उनको सही भाव उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, उनको घाटा होता था या बहुत कम मुनाफा होता था, जिसके कारण उनका आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी किसानों को। तो इससे क्या हुआ कि इससे ऊब करके वो गन्ना की खेती करना ही छोड़ने लगे, और गन्ना की खेती छोड़ करके किसान खदान फसल का उत्पादन करने लगे, नकदी फसल का उत्पादन करने लगे। खदान फसल में गेहूं, चावल, मक्का, तिलहन, दलहन वगैरह। उसके बाद नकदी फसल में तंबाकू अधिकांश क्षेत्र जैसे वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जो गन्ना के लिए फेमस था, वहाँ के किसान अब मुख्य रूप से नकदी फसल में तंबाकू का खेती करने लगे, और इस तरह से गन्ना का खेती छोड़ने लगे। तो कच्चा माल जो चीनी मिल के लिए चाहिए था उसकी उपलब्धता कम होने लगी। दूसरा है किसानों को खदान फसल उगाने की अधिक दिलचस्पी होने लगी। चौथा, सरकारों का गन्ना आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान नहीं देना। बिहार में जो भी सरकारें आई अभी तक, वह गन्ना यानी चीनी उद्योग पर, जो चीनी मिलें हैं उस पर अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अभी तक वर्तमान तक की बात करें, बहुत सारे सरकारें आई गई, लेकिन इसके विकास पर अभी तक विशेष ध्यान किसी भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, जिसके कारण यह इंडस्ट्री तबाह हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट है उद्योग में पुराने तकनीकों का प्रयोग। और चीनी के उत्पादन में जो हमारे मशीनरी था हमारे पास, वह पुराने जमाने का था, जिसका उत्पादन क्षमता बहुत कम था, लागत बहुत अधिक था, जिसके कारण भी यह इंडस्ट्री क्या होगा, धीरे धीरे नाश होने के कगार पर पहुंचा। अगला, चीनी का उत्पादन लागत अधिक होना। उत्पादन लागत अधिक होने का कारण है कि पुराना तकनीक था, मशीनरी था, तकनीक नहीं था, मशीनरी नहीं था, नए नए जो लेबर थे वह स्किल्ड लेबर नहीं थे। उसके बाद गन्ना के कम उत्पादन के कारण उस गन्ना खरीदने में भी लागत अधिक होने लगी, जिसके कारण कुल जो है चीनी का उत्पादन लागत अधिक होने लगा, जिसके कारण यह इंडस्ट्री जो है सो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब है चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति, यानी बिहार में चीनी उद्योग का अभी क्या स्थिति है वर्तमान में, उसको देखते हैं। तो पहला है वर्तमान में बिहार में 9 चीनी मिलें चालू अवस्था में है, लेकिन ये कहने के लिए चालू अवस्था में है, लेकिन उसमें से कुछ ही है, 2-4 ही मिल है जहाँ पे उत्पादन अच्छा हो रहा है, बाकी इस समय उत्पादन क्षमता उतना अच्छा नहीं है। होना चाहिए, मान लेते हैं कि 100 कुंटल प्रतिदिन, मान लेते हैं, एक उदाहरण देते हैं, तो उत्पादन कर रहा है 40 कुंटल, 50 कुंटल, तो ये उत्पादन क्षमता कम है, तो वह धीरे धीरे वो क्या है, रुग्ण अवस्था में जा रही है। तो 9 चीनी मिलें क्या है, चालू अवस्था में है, जिससे चीनी का उत्पादन हो रहा है। दूसरा, चालू चीनी मिलों में नरकटियागंज, बगहा, मझौलिया, लौरिया, गोपालगंज, समस्तीपुर इत्यादि में है। उसके बाद अगला देखते हैं बंद पड़ी चीनी मिलों जैसे चनपटिया, रीगा, रयाम, सकरी, मोतीपुर, मढ़ौरा एवं चकिया इत्यादि को फिर से चालू करने की बिहार सरकार की योजना है। और ये जो योजना है तत्कालीन सरकार जो अभी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस पर एक योजना लाई गई है। पिछला जो बजट आया था उसमें इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन अभी तक इस पर कुछ वैसा अमल नहीं हो पाया है। ऐसा आशा है कि सरकार चीनी उद्योग को फिर से चालू करे, इसमें निवेश करे और इस इंडस्ट्री को फिर से अच्छा करके चालू करे, जिससे यहाँ के किसानों को आमदनी का स्रोत उत्पन्न हो और बिहार फिर से शुगर के यानी चीनी उत्पादन में अव्वल हो सके। तो ये हमारा आज 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। आप सभी बच्चे जो भी है एक बार ऊपर से हमें स्क्रॉल कर दे रहे हैं, सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। चलिए अच्छा से लिखिएगा एक एक पॉइंट इसी तरह से, ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा मार्क्स एग्जाम में आए। और इसके बाद अगला फिर क्वेश्चन लेके आएंगे, तीसरा, चौथा, 5वां
और इस तरह से जो भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी विषय का आप लोग को कराया जाएगा, और इसी को आप लोग को बार बार लिखना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, याद करना है, ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। और बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का है सभी विषय का हम लोग तैयारी करा रहे हैं। इंटर में आर्ट्स विषय का तैयारी करा रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वह हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं उनको अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी अपना तैयारी करें, क्योंकि यह हम पूरे बिहार के बच्चों को फ्री में तैयारी करा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपना तैयारी करें, लाभ उठाइए इससे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना तैयारी कीजिए। तो इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।